नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। अब से ठीक 16 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में फाइनल राउंड का चुनाव है। 8 जिलों के 142 विधानसभा सीटों पर मतदान है, लेकिन उससे पहले बंगाल में भय वर्सेस भरोसा की पॉलिटिक्स चरम पर है। देश के किसी भी राज्य में जब नेता किसी को धमकाते भी हैं तो वो छिप कर करते हैं। चाल चलती है तो छिप कर चली जाती है और चाल चलकर ही धमकाया भी जाता है, क्योंकि उसे कानून का डर होता है। लेकिन इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल है जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता खुलकर मंच से आंखों में आंखें डालकर धमकाते हैं। जब टॉप लीडर की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ऐसे होगी तो समझ लीजिए कि उसके कार्यकर्ता की पॉलिटिक्स कैसी होगी। आज मैं आपको 142 सीटों पर भय वर्सेस भरोसे का चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है उसकी तस्वीर दिखाऊंगी। उत्तर प्रदेश के सिंघम की बंगाल में एंट्री कैसे हुई, अभिषेक बैनर्जी के हेंचमैन जहांगीर खान क्या धमकी दे रहे हैं, बंगाल का वोट कल्चर इस बार क्या बदलने जा रहा है, भय पर भरोसा कायम होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय, रशीद किदवई जुड़ गए हैं। हमारे साथ 142 सीटों के चप्पे चप्पे का वोट मीटर और जनता की नब्ज टटोल कर आए हमारे संवाददाता पवन नारा, मनीष भट्टाचार्य, ओंकार सरकार, हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी जुड़ चुके हैं। वो बताएंगे कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल में खेला होने जा रहा है। एक तरफ टीएमसी है जो वोटर्स को भय दिखा रही है। ममता बनर्जी के भतीजे डायमंड हार्बर से लोकसभा के सांसद अभिषेक बैनर्जी है जो ये कह रहे हैं कि 4 मई के बाद देखता हूं कि कौन दिल्ली से बचाने आता है। तो उन्हीं के करीबी हैं जहांगीर खान जो डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार है। सीधे सीधे मंच से धमकी देते हैं। आम लोगों को धमकी देने वाला टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान इस बार उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी और सेंट्रल ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा पर तीखा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় उड़े जाए। अब जहांगीर खान कह रहा है कि अगर यहाँ के लोग पैदल चले तो सीआरपीएफ के लोग हवा में उड़ जाएंगे। आगे कहते हैं कि उन्हें पता है कि कैसे किसे टाइट करना है और पुष्पा स्टाइल में कहा कि टीएमसी वालों ने झुकना सीखा नहीं है। শুধু আজকে নয়, 15 বছর ধরে বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মঞ্চ থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2026-এ আমাদের বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। দম আছে রুখেনি। আমি জাহাঙ্গীর অনেক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলাম, পুষ্পারা ঝুঁকে নেই। আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। আমরা সারা বছর মানুষের কাছে মাথা নত করি, গণদেবতার কাছে আমরা মাথা নত করি, আমরা মানুষের কাছে মাথা নত করি। ওই বিজেপি দালাল পুলিশের কাছে, ইসিআইয়ের কাছে আমরা মাথা নত করি না। तो बंगाल के इस दंगल में एक सिंघम की एंट्री के बाद जिस तरह से टीएमसी के प्रत्याशी, टीएमसी के बड़े बड़े नेता अब धमकियों पर आ गए हैं, उसकी तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी। बंगाल में धमकीबाजों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। उन मस्तानों की धरपकड़ की जा रही है जो वोटर्स को धमका रहे थे। दरअसल जब चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को कल इस बात की सूचना मिली थी कि जहांगीर खान और उसके गुर्गों के जरिए वोटर को धमकाया जा रहा है, तब अजय पाल शर्मा ने फाल्टा में जाकर कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और इसके बाद एक्शन लिया जा रहा है।
आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जहांगीर खान का फाल्टा में किस कदर खौफ है, कुछ तस्वीरों को एसेस करते हुए मैं आपके सामने रख रही हूं। आईपीएस अजय पाल शर्मा जब जहांगीर का घर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। वो एड्रेस नहीं बता रहे थे। बहुत गौर से आप इस वीडियो को देखिएगा। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है ना सर। स्टिल आपका घर कहीं हो? एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा जल्दी। अब सोचिए, जो इस एरिया के एफएसटी हैं, उन्हें इस एरिया से जो उम्मीदवार है उन्हीं का घर पता ना हो। क्या ये संभव है? लेकिन ये संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर डर का माहौल है, क्योंकि कैमरे में कैद हो जाएगा कि घर किसने बताया, कौन आपको उस रास्ते लेकर आया, किसने दरवाजा दिखाया। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को डराने और धमकाने का आरोप लग रहा है। शिकायत मिलते ही आईपीएस अजय पाल शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हैरानी की बात यह है कि स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने जहांगीर खान का पता बताने में आनाकानी कर दी। आखिरकार अजय पाल शर्मा की टीम ने तलाशी ली और उसके बाद उनका घर ढूंढ निकाला। जब अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि थाने में कहा गया कि फोर्स नहीं है, लेकिन जहांगीर खान के घर पर 10 की जगह 14 जवान तैनात थे। इसे लेकर भी जानकारी मांगी गई तो पता चला भाई जहांगीर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा के तहत भी 10 पुलिसकर्मी मिलने चाहिए। लेकिन अजय पाल शर्मा ने वहां पर मौके पर तैनात 4 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को लेकर सख्त रुख अपनाया और स्थानीय एसपी को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि नियम के विरुद्ध अतिरिक्त फोर्स क्यों तैनात की गई है। आने वाले कह रहे हैं कि फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है। हमारा एसपी कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? तो तमाशा तो हो रहा है। तमाशा इस बात का हो रहा है कि एक प्रत्याशी है जिसका घर किसी को नहीं पता, एक प्रत्याशी है जिस पर आरोप है कि वो लोगों को धमका रहा है, लेकिन वो खुद पलट के ये कहता है कि खेल तुमने शुरू किया था, इसे खत्म हम करेंगे। टीएमसी अजय पाल शर्मा की तैनाती से दरअसल परेशान है। आईपीएस अजय पाल पर वोटर्स को डराने और धमकाने का आरोप लगा रही है। ये रंगीन किरदार है ये अजय पाल शर्मा, जो ऑब्जर्वर बनके अभी डायमंड हार्बर में आया है, जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहा है, डायमंड हार्बर के लोगों को चमका रहा है, रात के अंधेरे में सर्चिंग के नाम पे महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है। ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। अब ये अनंत जी, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं की भाषा में ही तारीख बताना और बदला लेने की भावना है। अभिषेक बनर्जी तो तारीख बताते हैं, ममता बनर्जी तो कहते हैं कि 4 मई के बाद यहां पर मुझे ही रहना है, वो पुलिस वालों को धमकाती हैं। अभिषेक बनर्जी वोटर को धमकाते हैं, गृह मंत्री को धमकाते हैं। ये तृणमूल के प्रत्याशी जहांगीर खान, वो ये कहते हैं कि शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे। धमकी वाली भाषा चल रही है इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल में। मीनाक्षी जी, देखिए, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार को लेके कि इतना पोलराइज्ड स्टेट
हमने कभी नहीं देखा। तब बहुत सारे विशेषज्ञों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी और कहा था कि पूरे स्टेट को पोलराइज करना सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। लेकिन जिस तरह से चुनाव की घटनाएं बढ़ रही है और जिन छोटी छोटी बातों का उल्लेख आज आपने अपने रिपोर्ट में किया या अपने इंट्रोडक्शन में किया, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि ना एफएसटी को घर पता है, थाने पर तैनाती ज्यादा हो रही है, वो 10 की जगह 14 पुलिसकर्मी उसको दिए हुए हैं। तो ये हो क्या रहा है? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी स्टेट को पोलराइज्ड कहा था तो यही तो उसके लक्षण है। तो मीनाक्षी जी, मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में सख्ती की है चुनाव आयोग ने और उसके बाद जिस प्रकार से बिलबिलाए हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग, तो इस प्रकार की भाषा तो बिलबिलाए और तिलमिलाए लोग ही देते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से अगर इसी ने और थोड़ी सख्ती कर दी तो इनके जो जहांगीर खान टाइप लोग हैं, मैं तो और भी वीडियो इसके देखे थे, आपने चलाए भी हैं, तो उनका क्या होगा, उनके चुनाव का क्या होगा? डायमंड हार्बर क्षेत्र आप समझिए कि अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है, लोकसभा का क्षेत्र है, और वहां के पुलिस वालों के ये हरकतें हैं, तो जो ग्रामीण इलाके होंगे वहां के पुलिस वाले किस तरह से बिहेव कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन के सामने आया जहांगीर खान का ये बयान। और आपने जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुनवाया, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद हम देख लेंगे, तुमको बचोगे नहीं, ये एक राजनीतिक दल की भाषा नहीं होती है। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को लोकतंत्र की बड़ी बातें करती है ममता बनर्जी, और उनकी एक युवा सांसद है सायनी घोष, पिछले 3 दिनों से बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा भी गाती है, वो काबा को भी दिल में रखती है, वो क्रिश्चियन अल्लाह भी गाती है, वो शब्द भी गा लेती है, लेकिन उनके जुबान से ये सब नहीं निकलता है। दिल्ली में एक बड़ी पत्रकार रही है, तृणमूल कांग्रेस की नेता है, कहाँ है वो? रोज ट्विटर पर सवेरे 3-4 ट्वीट कर देती हैं कि अब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अभी उनकी जुबान तालू से चिपक गई है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं कह रहा हूं, क्यों बाकी लोगों को भी इस तरह के बयानबाजियों पर अपनी प्रतिक्रिया देने चाहिए। छुटभइये प्रवक्ताओं को आगे करके धमकी दिलवाना ये उचित नहीं है। ये धमकी वाली भाषा तो लेकिन चल रही है। अनंत जी, आप रहे हमारे साथ। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी अभी थोड़ी देर पहले, चूंकि वो इन्हीं जहांगीर खान साहब से बात करके आ रहे हैं जो धमकी देने में अव्वल दिखाई दे रहे हैं। 14 पुलिस वाले वाई कैटेगरी की सुरक्षा में अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि समय बताएगा, खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। मनीष, मैं जानती हूँ इसके पीछे जो मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन है वो बोल रहा है। फाल्टा एक ऐसी सीट है जहां पे वो जानते हैं कि बहुत आसानी से अपनी सीट निकाल लेंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल फाल्टा डायमंड हार्बर में आता है और ये 7 सीटें जो हैं लगभग मुस्लिम बाहुल इलाके की है। लेकिन मीनाक्षी जी, इस इलाके में जहांगीर का दबदबा इस तरीके का है कि इस इलाके में घुसते ही बड़े बड़े पोस्टर्स जो हैं वो सिर्फ जहांगीर के ही दिखते हैं। जहाँ कहीं भी जहांगीर के बारे में हमने बात करने या पूछने की कोशिश की, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है जहांगीर का नाम सुनते ही। जहांगीर से हमने बातचीत भी की है, सवाल हिंदी में थे लेकिन जवाब वो जानबूझ के बांग्ला में ही दे रहे थे। उनको जो कहना था वो कह रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही, जब मैंने पूछा कि भाई आप धमका क्यों रहे हैं लोगों को, कि भाई आप मतदान कार्ड ले रहे हैं, वोटर कार्ड ले रहे हैं, आप धमका रहे हैं? कहते मैं तो नहीं धमका रहा हूँ, मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो रेगुलर की तरह कर रहा था, बल्कि अजय पाल शर्मा वहां पर गए थे। इसके बाद वो घुमा के पूरी तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर चले गए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बंगाल में चलने वाली नहीं है, ये बंगाल की माटी है, अभिषेक बनर्जी की माटी है, यहाँ बुलडोजर वाली राजनीति नहीं चलेगी। तो आपने मतलब उन्होंने जिस तरीके से घुमाने की कोशिश करी और जो उनका हालिया बयान था, उससे साफ लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को तो समझ रहे हैं कि जो फोर्सेस यहाँ पर घूम रही है, जो वो शायद सोच रहे होंगे वो नौबत होने वाली नहीं है। लेकिन इस इलाके में इसमें कोई दो राय नहीं कि जहांगीर का बहुत दबदबा है, लोग डरे सहमे हैं। हालत यह है कि दोपहर को जब सन्नाटा रहता है यहाँ पर, एक बुजुर्ग से मैंने पूछा कि बंगाल में होने वाला क्या है, तो उन्होंने बंगाली में दबी जबान में कहते कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा घर जला दिया जाएगा, मैंने यहाँ पर बहुत हिंसा देखी है। मेरी पत्नी कहती कि वोट देना है तो उसी को दो जो कम से कम बवाल ना करे, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है यहाँ तो बहुत बवाल होने वाला है। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं यहाँ से लोग आ रही हैं।
लोगों से आ रही हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर सीआरपीएफ की लंबी चौड़ी यूनिटें, बख्तरबंद गाड़ियाँ लगातार चक्कर काट रही हैं। अजयपाल शर्मा इस पूरे इसको ऑब्जर्वर हैं, इसको लीड कर रहे हैं। गली गली में जाकर यहाँ लोगों को विश्वास जताने की कोशिश की जा रही है कि हिंसा का दौर आपने देख लिया, वो गया, गुजरे जमाने की बात हो गई है। नया जमाने में यहाँ पर सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला है और इस बार फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना है। फियर नहीं रहेगा, फियर आपको निकाल देना है मन से और वो बूथ तक के जाना है, वोट करना है। इसी को लेकर पूरी ताकत लगाई जा रही है। ये मनीष, आपकी थोड़ी जो देर बात पहले है जब वो अजयपाल वाकई में शर्मा हैरान कर देने वाली है कि आम मतदाता डर कर दबी जुबान में ये कह रहा है कि मेरा घर जला दिया जाएगा अगर मैंने कुछ कहा। ये बहुत बड़ा बयान है और किसी को भी पहली चिंता अपने परिवार की होती है, अपने घर की होती है और फिर राजनीति कहीं आती है। अब इस डर को अगर खत्म किया जा सका तब तो हो सकता है नतीजा बदल जाए, लेकिन अगर ये डर यूं ही कायम रहा तो फिर तो कुछ और कहानी होगी। सभी मेरे साथ जुड़े हुए, थोड़ा सा इंतजार आपको और करना होगा। इस मामले में जहांगीर खान से इंडिया टीवी ने जो बातचीत की, मनीष भट्टाचार्य ने खुद ने बात की है, वो भी आपको सुना देते हैं। सवाल सारे हिंदी में थे, जवाब सारे बंगाली में थे, और वो बंगाली में इसलिए भी थे क्योंकि वो जानते हैं कि वो किसे एड्रेस कर रहे हैं। आप सुने। दूसरे चरण के मतदान से पहले फाल्टा विधानसभा सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी के जो कैंडिडेट है जहांगीर, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आए हैं, क्योंकि उनके घर पर एक आईपीएस अजयपाल शर्मा पहुँचते हैं और उसके बाद वो वीडियो वायरल होता है। जहांगीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जहांगीर जी, क्या घटनाक्रम हुआ था कि आपके घर पर अजयपाल शर्मा वहाँ पर पहुँचे थे, उसके बाद क्या हुआ? গতকাল 3 ঘটিকায় পুলিশ অবজারভার এসেছিল আমার পার্টি অফিসে, এসে আমার সিকিউরিটিগুলোকে প্রথমে ধমকেছে, চমকেছে, অ্যারেস্ট করার হুমকি দিয়েছে। তারপর আমি অফিসে ছিলাম, তারপরে যখন আমি শুনলাম ওরা এসছে, তারপর আমি বাইরে বেরিয়ে আমার সিকিউরিটি চাপ দিলাম যে তোমাদের যদি কিছু বলার থাকে তোমরা এসপির কথা শোনো, লোকাল আইসি আছে তার কথা শোনো, ওখানে তোমরা কেন গেছো বলে আমি যখন চেঁচামেচি করলাম, তখন ওরা এগিয়ে গিয়ে আমার গ্রামের ভেতরে গিয়ে আমার বাড়ির সামনে গিয়ে আমাদের বাড়ির মায়েদেরকে, মহিলাদেরকে চমকে ধমকে এসছে আর বড় বড় কথা বলে গেছে। ওনার যদি কিছু বলার থাকতো, আমি তো প্রার্থী, আমি ছিলাম তো সঙ্গ, উনিও খোঁজ নিয়েছেন যে আমি ভেতরে বসে আছি, তো উনি আমাকে ডাকতে পারতেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। কিন্তু এলাকায় গিয়ে গ্রামের মায়েদেরকে, বোনেদেরকে, বাচ্চাদেরকে, মহিলাদেরকে যে ধমক চমক দিচ্ছে, ইনকাউন্টার করে দেবো, পরে কাঁদতে হবে। कहां है ये रशीद जी, कैसे आरोप है कि महिलाओं को धमकी दी जा रही है, इनकाउंटर कर देंगे? कहां है प्रूफ? ये वीडियो जैसे सर्कुलेट हुआ और टीएमसी जैसे इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, बाकी वीडियो भी निकाल कर दिखा दे। ये जो जहांगीर खान की भाषा है, क्या ये प्रत्याशी की भाषा है? मीनाक्षी, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उसकी पूरी न सिर्फ निंदा होनी चाहिए बल्कि इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 2-3 बातें और भी हमें इसके संज्ञान में लेनी चाहिए साथ में, क्योंकि हम जब बात करते हैं चुनाव की और उसकी जो हम जो चुनाव के समय की स्थिति होती है उसमें थोड़ा सा संवैधानिक बातों को भी समझना चाहिए। हमारे संविधान ने कभी भी, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इस समय इस तरह की स्थितियां होंगी। तो जो सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, जिन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज भी कहते हैं, जैसे जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम चीजें शामिल होती हैं, ये जो राज्य में जब जाते हैं तो ये राज्य का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डीएम, कलेक्टर जिसे हम कहते हैं, एसडीएम, नायब तहसीलदार, उनके डिस्पोजल के ऊपर होता है कार्रवाई करना न करना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ के ऊपर एक विषमताएं आती हैं। जहां तक दबंगाई की बात है, वो कोई जहांगीर खान कोई अपवाद नहीं है। हमने बहुत से ऐसे जो बाहुबली हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हैं, और ये पूरा का पूरा एक अपराध का और राजनीति का एक बहुत बड़ा एक अध्याय है, जिसमें कोई जहांगीर खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें यह भी होना चाहिए कि एक व्यापक स्तर के ऊपर होता है। ये दबंगाई क्यों चलती है? क्योंकि हमारे यहाँ मैंडेट थ्योरी है, क्योंकि मैंडेट में जो जीत गया वही सिकंदर, और उसी का दबदबा कायम रहता है। तो इस तरह से हमने बहुत देखा है कि जहां बलात्कार के पीड़ित लोगों को जो है वो लोग खड़े हुए, उनकी चुनाव में जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, और जो बाहुबली थे जिन्होंने हत्याओं का जिनके ऊपर आरोप था, वो फिर से चुनाव में जीत गए। तो ये तमाम चीजें होती है, बंगाल उसमें कोई अपवाद नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बंगाल अपवाद नहीं है, लेकिन ये चर्चा, जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन इसका जिम्मेदारी तमाम राजनीतिक दल और व्यवस्था के ऊपर है। और इलेक्शन कमीशन का कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है कि 21 में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, या 16 में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई थी, या 11 में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई थी, या महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों पर। नहीं, मैं तो सर सबसे बड़ा उदाहरण ये रख रही हूँ, बाकी हमारे सहयोगी भी अलग अलग क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह को यह कहना पड़े कि पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद भी 60 दिनों तक सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे, क्योंकि 2021 के बाद जिस तरीके की हिंसा हुई थी वो भयानक थी। कैसे लोगों को अपने घर से पलायन करना पड़ा, कैसे लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ घर छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। आज ये बदलाव है, या मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी, बदलाव और ये जो बरकरार की आप बात कर रहे थे वो कितना गहरे तक आपको दिखाई दे रहा है? आप जिस इंपल्स की बात कर रहे थे वो कितना दिखाई दे रहा है? देखिए मीनाक्षी, अगर आप इन बयानों को बौखलाहट के तौर पर देख रहे हैं तो आप शायद गलत एसेस कर रहे हैं। यहां पर लेफ्ट के काल से पॉलिटिकल वायलेंस से भरी हुई है, और जो टोलेबाजी, क्लब कल्चर, दादागिरी यहां पॉलिटिकल हेरिटेज में मिली, ममता बनर्जी ने उसे और ज्यादा फाइन ट्यून कर अपने लिए इस्तेमाल किया गया है। जब आप कहते हैं कि दक्षिण बंगाल ममता का गढ़ है, उसमें पोल स्ट्रेटजी और उनकी अप्रोच का ये अहम हिस्सा रहा है। अभिषेक बनर्जी के बयान को आप देखेंगे तो बंगाल के अलावा पूरे भारत में आपको ऐसा बयान नहीं सुनाई देगा। पूर्वी बर्धमान में गया 16 सीटें हैं, बीजेपी ठीक ठाक वोट पाई, लेकिन 16 की 16 सीटें टीएमसी ने जीती। पोस्ट पोल वायलेंस में 4 लोगों की मौत हो गई। हमारे शो के अंदर एक आदमी बीजेपी परिवर्तन करने वाला पूर्व बर्धमान में नहीं मिला। 4.5 घंटे घूमने के बाद, लोगों की चुप्पी रिकॉर्ड करने के बाद वो शो खत्म हुआ। ऐसे हालात में ग्रामीण इलाके, डायमंड हार्बर का वो इलाका जहां हल्दिया और गंगा सागर है, नदियां ज्यादा हैं, रोड कनेक्टिविटी कम है, पुलिस प्रेजेंस कम है, वहां पर इन धमकियों का मतलब सिर्फ धमकी नहीं होता, मौत का फरमान भी होता है। और सीआरपीएफ भले ही कोशिश कर रही है, लेकिन सेकंड फेज के चुनाव में डर के इस फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, बदल या बरकरारी, वो शहरी इलाकों में की गई थी। ग्रामीण इलाकों में पॉलिटिकल वर्ल्ड फोर्स आज भी हिंसा का इस्तेमाल करती है, और वो अभी भी डिटरमाइनिंग फैक्टर है, भले ही इलेक्शन कमीशन कितने ही कोशिशें कर ले। मैं बालीगंज से हुसैन, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोदी मुसलमान कर रहे हैं और इस इलाके की नब्ज टटोलते हुए चल रहे हैं। हुसैन जरा ये बताएं, एक तो बालीगंज की जनता से आप क्या समझ पाए, क्या वहां के लोग कह रहे हैं, और ये पूरे साउथ बंगाल की हम बात करें, हम नदिया की बात करें, हावड़ा, हुगली, साउथ 24 परगना की बात करें, यहाँ का वोटर क्या देख रहा है, क्या एसेस कर रहा है? हवा चल रही है किसी एक पार्टी की, या फिर सब कुछ दबी जुबान में तय हो रहा है? मीनाक्षी, बहुत सारे लोग वोकल हैं, बहुत सारे लोग दबी जुबान में बातें कर रहे हैं, ये भी सच है। और जिस भय और भरोसे की आप बात कर रही थी, हम सब जानते हैं ये पॉलिटिकल टूल होते हैं और राजनीतिक दल इन्हें अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी यहाँ पर टीएमसी का डर दिखा रही है, टीएमसी बीजेपी का डर दिखा रही, लेकिन इसी डर और भरोसे की सियासत के बीच हमने पहले चरण का मतदान देखा है। 92% से ज्यादा मतदान हुआ है। मतलब ये कि लोगों को भरोसा है और लोग डर से आगे बढ़ करके वोट कर रहे हैं। इसमें लेकिन कई फैक्टर काम कर रहे हैं। इसमें एसआईआर को लेकर के नाराजगी भी शामिल है, जिसकी वजह से लोग दुबई जैसे मुल्कों से आकर के, सऊदी अरब से आकर के, देश के मुख्तलिफ हिस्सों से लौट करके बंगाल आए और आकर के उन्होंने वोट किया। ये डर कि कहीं अगली बार उनका नाम ना कट जाए। दूसरे तरफ का एक पहलू यह है कि जिनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी के बाद वोट डाल पा रहे हैं। ये एक पहलू है। ऐसे ही और कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि 92% से ज्यादा मतदान हुआ। हम इस वक्त कोलकाता में हैं और कोलकाता के बिल्कुल हार्ट का, इसे आप दिल कह सकती हैं, कोलकाता के दिल की हैसियत रखती है। और यहाँ पे हर तरफ के वोटर मुझे यहाँ पर मिले, जहाँ पर बालीगंज के, चौरंगी के,
एंटाली विधानसभा के, कोलकाता पोर्ट के, ये सारा का सारा जो इलाका है पिछले विधानसभा में यानी 2021 के चुनाव में कोलकाता की सभी 11 सीटों पर टीएमसी का कब्जा था। मुख्तलिफ हिस्सों में टीएमसी की बात ज्यादा हो रही है, खासतौर से मुस्लिम बेल्ट में, लेकिन और जैसे ही आप दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं जहां पर हिंदू भाई वोटर हैं, और उन हिस्सों में परिवर्तन की भी बात हो रही है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि सेकेंड फेज में जो है वो कितना बढ़ चढ़ करके वोट होता है। लेकिन हमने ये पाया कि कोलकाता के ज्यादातर हिस्सों में टीएमसी की यानी दीदी की बात हो रही है, और कई ऐसे हिस्से हमने देखे जहां पर जाहिर है परिवर्तन की बात हो रही है। लेकिन आने वाला वक्त अभी तय करेगा कि ये इस इलाके में किस तरह का वोट होता है और वो वोट जो है वो किसको फायदा पहुंचाता है। एक बार ओंकार आप भी फिर रिपोर्ट दे। मैं अगर हुगली की ही बात करूं जहां से 18 विधानसभा सीटें आती हैं, और जो अभिषेक बैनर्जी अपना ये धमकी वाला बयान भी दे रहे थे वो आरामबाग में ही खड़े होकर दे रहे थे। मैं वहीं पर देख रही हूं वो ये कह रहे हैं कि आरामबाग, तारकेश्वर, डानकुनी, जंगीपाड़ा, खानकोल, धनेखाली, चुनचुड़ा, ये सारी वो सीटें हैं जो कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करती थी। आज मुस्लिम डोमिनेंस का आप कारण समझ लें या फिर आप इसमें कोई भी फैक्टर आप खुद गिना सकते हैं। आज की तारीख में ये वो सीटें हैं जो टीएमसी के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीटें हैं। बीजेपी अगर यहां पर सेंधमारी करना भी चाहे तो उसके लिए कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं? वहां की जनता क्या कह रही है आपको? देखिए, हुगली जिला का अगर बात किया जाए तो कल जैसे कि अभिषेक बंदोपाध्याय ने कहा कि आरामबाग जैसे सीट में तृणमूल कांग्रेस का जीत हासिल नहीं हो पाया था पिछले साल, और इस जगह से लेकर वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को इस जगह से बढ़ोतरी मिल रही है फिर भी स्टीयरिंग उन्हीं के हाथ पे है, और 4 तारीख के बाद ये पूरा हिसाब वो गिन गिन के लेंगे, ताकि आरामबाग जैसे जो सीट है हुगली के उस जगह पे टीएमसी का दबदबा ना रहा, फिर भी बीजेपी के हर एक बातों का हिसाब अभिषेक बंदोपाध्याय खुद से लेंगे 4 तारीख के बाद। उन्होंने डीजे बजाने की बात किया रविंद्र संगीत के साथ साथ कि इतना डीजे बजाया जाएगा 4 तारीख के बाद कि सभी का कानों में आवाज तक नहीं पहुंच पाएगा, ऐसे ही डीजे बजाया जाएगा। ऐसे ही तरह तरह के बातें अभिषेक बंदोपाध्याय ने लगातार करी है, और इसके साथ साथ जैसे कि देखा जा रहा है कि हुगली ही नहीं, इसके अलावा अलग अलग सीटों पे हमने घूमा है, जैसे कि नॉर्थ 24 परगना हो गया। नॉर्थ 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस का काफी दबदबा रहा है। 2021 साल में जैसे कि देखा गया था, यहाँ पर ये नॉर्थ 24 परगना सीट 33 टोटल विधानसभा है, सबसे बड़ी क्षेत्र है इस पूरे बंगाल में। तो इस 33 सीट में 28 सीट 21 साल में तृणमूल कांग्रेस को गया था, तो इसमें काफी दबदबा है। इन इलाके का लोग फिलहाल जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुलकर वोटिंग करने के बाद इस बार कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जरिए जितना सिक्योरिटी फोर्सेस इस बार दिया गया है, जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भरोसा जरूर है कि वो वोट डालने जाएंगे सेफली। तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए लोग खुलकर वोटिंग करने की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ नॉर्थ 24 परगना में, अलग अलग जगहों पे, हुगली जैसे जिलों पे भी यही बात कहा जा रहा है कि लोग खुलकर वोटिंग करेंगे इस बार। जैसे कि पहले चरण में भी देखा गया था कि 93% से अधिक वोटिंग हुई। इस बार सभी लोगों का ये आशा है कि भय मुक्त होके वो 90% से ज्यादा वोटिंग साउथ बंगाल में जिन 142 सीटों में इस बार चुनाव होने जा रहा है कल, उसमें भाग लेंगे, और लोगों के मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि कुछ पॉकेट में हम लोग को ऐसे भी लोग मिले जो दबी आवाज में बात कर रहे हैं कि क्या होगा चुनाव के बाद, क्या होगा, ये डर भी कहीं ना कहीं चुनाव के बाद क्या होगा। दरअसल बीजेपी के जो वोटर है ना अनंत जी, उनमें सबसे बड़ा डर ही इस बात का है कि चुनाव के बाद क्या होगा, क्योंकि 2021 के नतीजों के बाद की वो हिंसा उन्हें याद है। तो ये जो कि क्या होगा वाला डर एक तो उनके मन से निकालना है। और मैं एक नदिया की ही 17 विधानसभा सीटों की भी बात करूं जहां पर पिछली बार बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा था, यहां पर अभी भी उतनी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि वो ये आंकड़ा 9 से बढ़ाकर अगर 12 तक भी ले जाते हैं तो ये उनका बहुत बड़ा हासिल होगा। लेकिन इस डर के रहते ये कैसे हो पाएगा?
मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता इंक्लूडिंग गृह मंत्री भी यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जनता को यह भरोसा दिया जा सके कि चुनाव के बाद हिंसा नहीं होगी और 2021 नहीं दोहराया जाएगा। उसी भरोसे की कड़ी में वो बयान है जो आपने बताया कि विधानसभा चुनाव के या नतीजे के 60 दिनों बाद तक केंद्रीय बल वहां तैनात रहेंगे। अगर ये भरोसा जनता के बीच में पैदा हो सका तो संभव है कि लोग वोट बिना किसी भय के कर सके। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि आज 21वीं सदी में बैठ के हम ये कल्पना कर रहे हैं और लोकतंत्र के जो पहरुए दिल्ली में बैठ के दिन रात सोशल मीडिया पर ज्ञान देते रहते हैं, वो इसको न्यू नॉर्मल समझ रहे हैं। उनको इसकी आलोचना करते हुए कभी ना हमने सुना है ना आपने सुना होगा। लेकिन अभी जब मैं जहांगीर खान को देख रहा था तो मुझे 2021 के अनुव्रत मंडल याद आ रहे थे। आपको भी याद होगा अनुव्रत मंडल ने किस प्रकार से वो पूरे इलाका जो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय है उस इलाके के आसपास किस प्रकार से उनका रेन ऑफ टेरर था और वो ममता बनर्जी उनको लेकर उनकी गिरफ्तारी के बाद किस प्रकार से उनको बचाने के प्रयास में उतरी थी। तो जहांगीर खान को ये समझना चाहिए कि अगर वो रडार पर आ गए हैं केंद्रीय बलों के तो कहीं अनुव्रत मंडल की गति को न प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी किसी भी राजनीतिक दल के नेता को न शोभा देती है। ठीक है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है जिसके बल पर उनके मुंह से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, राजनीति में बहुत कुछ संभव है और बहुत कुछ लेकिन मुझे अनंत जी ये बताएं, मैं आ रही हूँ रशीद जी आपके पास, लेकिन मुझे ये बताएं कि 2021 के चुनाव के बाद जिन मतदाताओं को, जिन संगठन के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने एक तरीके से अबैंडन कर दिया, आज उनके अंदर बीजेपी ये विश्वास कैसे कायम कर पाएगी कि बीजेपी का संगठन आपके पीछे खड़ा हुआ है? चाहे चुनाव में जीते चाहे हारे, हर परिस्थिति में आपकी सुरक्षा के लिए हम मौजूद हैं। वो विश्वास पैदा करना था तो बीते 4 सालों में विश्वास पैदा करते। आज अचानक से 3-4 महीनों में आकर आप फिर ये कहें कि सेंट्रल फोर्सेस 1 महीने तक बैठी रहेंगी, तो क्या वो विश्वास जन्मेगा? मुझे लगता है कि मीनाक्षी जी ये बात बहुत सही है और इसी प्रश्न से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जूझ भी रही है। लेकिन जो 28-29 हिंसा की घटनाएं हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, धीरे धीरे हमारे पास ये जानकारियां नहीं आई, लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार चल रही है। जो एक अनुव्रत मंडल का आपको मैंने उदाहरण दिया, वो आज भी एनआईए के तमाम चार्जशीटों के बाद वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जेल भी गए थे, उनको पकड़ा भी गया था। लेकिन हाँ, ये सही है कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के मन में भी ये धारणा बहुत प्रबल हुई थी कि उस समय जब 2021 में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार उन लोगों की मदद करने में बहुत हद तक सफल नहीं हुई थी। ये बार बार प्रश्न उठे थे, बार बार पुस्तकें रिपोर्ट भी बनाई गई थी, उन्होंने अपने सांसदों को भेज के रिपोर्ट भी बनाई थी। लेकिन उन रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई हुई? अगर कोई कार्रवाई हुई तो क्या जनता के बीच में उसका प्रचार प्रसार किया गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं मीनाक्षी जी कि ये समस्या तो है, लेकिन क्या जनता परिवर्तन चाह रही है? ये बात भी भारतीय जनता पार्टी ने भांप ली है, ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा। आज रशीद जी एक चर्चा के दौरान एक जानकारी मुझे मिली और आपको भी ये जब पता पड़ेगा आप हैरान होंगे कि ऐसा डर कायम करने का प्रयास हुआ जहां पे एक हिंदू परिवार के घर पर बकायदा कफन भिजवा दिए गए। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग से ये पहले हुआ, ये लगातार बीते कुछ महीनों में एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश हुई। और मैंने हिंदू परिवार इसलिए ये कहा और कफन इसलिए कहा कि ये जो डर का बाजार है, अब इसको सीआरपीएफ कैसे कम करती है, पुलिस कैसे कम करती है, कौन किसके लिए कैसे काम करता है, मैं उसमें नहीं जा रही, लेकिन ये जो टैक्टिक्स है, ये जो मेथड ऑफ विनिंग इलेक्शन है, ये डेंजरस है बहुत ज्यादा और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूं, देखिए ये सारा का सारा बंगाल की राजनीति को हमने, आनंद जी ने बहुत समय से देखा है। वहां एक ये पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेंस है, ये वहां
काम करती है। देखिए राजनीतिक दल क्यों ये हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कामयाब होंगे, और यही एक जो था राजनीतिक हमारी जो व्यवस्था है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मीनाक्षी आप देखिए कि बंगाल और केरल दो जगह के ऊपर, और जहां के ऊपर शिक्षा के काफी इंडिकेटर काफी हाई है, लोग काफी मतलब एक तरह सांस्कृतिक रूप से भी काफी संपन्न है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो इन राज्यों में बहुत होता है। केरल में भी बहुत ज्यादा होता है और बंगाल में बहुत ज्यादा होता है। उसके मुकाबले आप देखें मध्य प्रदेश, राजस्थान जो पिछड़े राज्य हैं, या पंजाब, वहां के ऊपर आपको राजनीतिक वायलेंस जो है बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा, या बहुत से पूर्व उत्तर के भी ऐसे राज्य हैं। तो ये एक बड़ी विसंगति है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये कि जब हम बात करते हैं मीनाक्षी के भय का वातावरण है, भय का वातावरण है, लेकिन एक उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखिए कि भाजपा की 3 सीटों से भाजपा 77 विधायक हो गए। क्या किसी 77 विधायक को किसी तरीके का कोई जानी माली नुकसान हुआ? नहीं। उसमें जो हम बात करते हैं पूरा 2011 से 84% वोट पड़ा, 2016 में 83% वोट पड़ा, 2021 में फिर 82-83% पड़ा, और अभी 92 है अभी उसका जो एग्रीगेट आएगा। लोग वोट डाल रहे हैं, लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तभी तो भाजपा 3 से 77 सीटों में पहुंची। और आपकी जैसा मेरा आकलन है कि वो 100 के पार जाएगी, और उसके बाद कितना होगा ये हमें 4 तारीख को पता चलेगा। आप 100 के पार पहुंचा रहे हैं, बीजेपी अपने आप को 200 के पार पहुंचा रही है। वो ठीक है, वो भाजपा के हक है, जैसा मेरा एक पत्रकार होने के लिए एक हक है, उनका भी हक है। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, मैं आप कह रहा हूं कि देखिए भारत में हम जो हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हम कह रहे हैं भय का वातावरण है, भय का वातावरण भी है, और उसके साथ साथ इस तरह की वोटिंग भी हो रही है, और इस तरह से लोग अपना जनमत का अधिकार कर रहे हैं। और जो राजनीतिक दल जो पीछे से आ रहा है वो कितना, देखिए 3 से 77 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। हुसैन जरा ये बताएं कि मैं सीटों की ही बात करती हूं, दूसरे फेज के 142 सीटों में आप कितनी सीटों तक पहुंच पाए, और महिला वोटर में आप रिफ्लेक्शन क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये जो सुरक्षा का भाव है वो महिलाओं के अंदर जागृत होना जरूरी है, ए, और दूसरी बात जो ममता बनर्जी के द्वारा चलाई जा रही स्कीम से उसका रिफ्लेक्शन कितना दिखाई देता है, उससे हमें बंगाल की इन 142 सीटों की पिक्चर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मीनाक्षी देखिए, महिला वोटर को लेकर के हमेशा से एक बात रही है कि वो दीदी का वोट है। ये बात यहाँ पर बहुत आमतौर से कही जाती है। बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं उसका फायदा जिन महिलाओं को मिल रहा है वो उनकी तरफ का वोट कहा जाता है। और महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, इसमें कम से कम जो एक पिछला जो आरजेकर मेडिकल एक स्टूडेंट वाली बच्ची का जो पूरा मामला है उसको लेकर के ज़बरदस्त लोगों में नाराज़गी थी, और वो नाराज़गी लोगों में रिफ्लेक्ट होती रही वक्त वक्त पर, और अलग अलग तरीक़ों से वो चीज़ें हमने देखी हैं। अभी के वक्त में महिलाओं का जो वोट है वो कितना दीदी के साथ जा रहा है, इसमें जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो एक मिली जुली सी राय है, और कहीं परिवर्तन कहीं दीदी की बात, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि जिनको उसका फ़ायदा मिल रहा है, उन योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है, वो जाहिर है कि उस तरफ ज़्यादा झुकाव उनका है, और जो ख्वाब उनको अभी दिखाया जा रहा है, यानी जो परिवर्तन के बाद उनको जो कुछ फ़ायदा मिलेगा वो अभी आने वाले वक्त की बात है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क पहले ही कर लिया जा रहा है, जो एक बिल्कुल समझने वाली बात है। लेकिन एक मोटी मोटी बात जो बहुत साफ समझ में आ रही है, जो बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ख़ास तौर से जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट का बिखराव और हिंदू वोटों की एकजुटता ये तय करेगी कि किसकी हुकूमत बनेगी और किसको सरकार में मौका मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोटों में बिखराव का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। हुसैन, मुस्लिम वोटों में बिखराव का कोई कारण मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन होने के पीछे क्या कोई ऐसे फैक्टर हैं जो आपको फील्ड पर दिखाई दिए? मुख्तलिफ हिस्सों में मीनाक्षी, जब हम अलग अलग इलाकों में जाते रहे, कहीं राम मंदिर की भी बात हुई, कहीं कुछ परिवर्तन की बात हुई। अब वो परिवर्तन में किसी फैक्टर का जिक्र नहीं करते, लेकिन वो मोदी जी को पसंद करते हैं, वो योगी जी को पसंद करते हैं। अलग अलग इलाकों में ये सारी बातें होती रहीं। अब ये कितना परसेंट है, यानी अगर इसको हम और थोड़ा साफ लफ्जों में कहें कि जो बंगाली हिंदू है, जो यहीं का रहने वाला है, वो उसमें एक बड़ा चंक जो है वो दीदी का है। उसमें से अर्बन का जो इलाका है, यानी कोलकाता के आसपास का और कोलकाता का खासतौर से, इस अर्बन में जो बंगाली हिंदू है
वो दीदी से थोड़ा अलग हुआ है, दीदी से थोड़ा जुदा हुआ है। लेकिन रूरल एरियाज में जब आप जाएंगी तो जितना भी बंगाली हिंदू है वो दीदी के साथ कंसोलिडेट है। बंगाली हिंदू रूरल एरिया का ममता बनर्जी के साथ ओंकार, और अर्बन एरिया का बंगाली हिंदू, इसमें कुछ बिखराव दिखाई दे रहा है। मैं एक और उदाहरण रख देती हूँ दर्शकों के सामने, और ओंकार फिर इस पे आप अपनी राय दीजिएगा। कई अपर कास्ट बंगाली हिंदू के बीच में चर्चा ये भी हो रही है कि जिस तरीके से डेमोग्राफी लगातार बदलती जा रही है, कहीं आने वाले वक्त में हिंदुओं के सामने उनके अस्तित्व की चुनौती ना बन जाए। तो क्या ये पूरे अर्बन और रूरल दोनों सेक्टर में बदलती हुई डेमोग्राफी का असर दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी, अगर डेमोग्राफी को देखा जाए तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी नज़दीकी एक देश है पश्चिम बंगाल के। तो इनके जो सीमा है वो सीमा से सटे हुए पश्चिम बंगाल है। लगातार हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार किया गया, इस अत्याचार का कुछ जो छवि है वो छवि पश्चिम बंगाल में लगातार दिखाया गया जा रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं हिंदू डरे हुए हैं, क्या बांग्लादेश से जैसे हालात पश्चिम बंगाल में भी बन जाएगा? ये एक बड़ा एक चिंता के कारण बंगाली हिंदुओं के ऊपर भी है, क्योंकि जैसे कि देखा गया था कि इस बार बांग्लादेश चुनाव में जमात का अच्छा रिजल्ट करना और पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो जिले हैं उस जिले में अच्छा रिजल्ट करना, कहीं ना कहीं बंगाली हिंदू काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि पश्चिम बंगाल में ऐसा स्थिति ना तैयार हो जाए। इसके अलावा जैसे कि लगातार घुसपैठियों के बारे में लगातार बीजेपी के तरफ से प्रचार चलाया गया है कि घुसपैठी यहाँ पर लगातार डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। अलग अलग पॉकेट में हिंदू बाहुल जो इलाके थे धीरे धीरे वो मुस्लिम बाहुल में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो डर का कहीं ना कहीं माहौल है, तो इस जगह से हिंदू वोट काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा एकजुट होता हुआ दिख रहा है। अमूमन जो अर्बन एरिया है, अर्बन पॉपुलेशन जो एरिया है, इस जगह पे क्योंकि इस जगह के लोगों का कहना है कि हिंदू का अस्तित्व आने वाले दिनों में खत्म ना हो जाए। तो इसको ये मैं देखिए कोट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जो बात अभी ओंकार बता रहे हैं ना अनंत जी, ये कुछ अपर कास्ट बंगाली हिंदू और खासतौर पर अर्बन बंगाली हिंदू उसमें सुनने में आ रहा है कि मैं फिर कोट अनकोट बिना नाम लिए व्यक्ति का मैं कह रही हूं कि ऐसी भी बात चल रही है कि कहीं आने वाले दिनों में अस्तित्व का संकट ना खड़ा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बंगाली हिंदू को भी टोपी और बंगाली महिला को भी बुर्के में आना पड़ जाए। ये थोड़ी अकेला है, लेकिन मुसलमानों के पैम्परिंग को लेकर हिंदुओं के मन में तो हुआ है। ये बात मुझे भी मैं बांकीपुर इलाके के बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था। इसके अलावा अनंत जी, आपकी आवाज एको कर रही है, आपकी आवाज एको कर रही है, कहीं से कोई ऑडियो साउंड अप है? एक बार आप बोलें प्लीज। एकदम परफेक्ट है, बोले। अब ठीक है आवाज? नहीं, अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसको आप ठीक करें रशीद जी। देखिए मीनाक्षी, ये बहुत संवेदनशील मामला है, और जो जनसंख्या के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं होगा। अगर हम देखें देश का जब से आजाद होने के बाद से जो एक पैटर्न रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का या पॉपुलेशन, वो उसमें कोई ऐसी संभावना नहीं होगी कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाए और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाए। ये एक राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा होता है। देखिए, मैं सिर्फ बहुत आपसे बताना ये चाहूंगा कि देखिए, राजनीति में राजनीतिक दल तमाम तरह की बातें कहते हैं, लेकिन ये बात जो होती है जनता का एक अपना एक संवाद का एक होता है, हर राज्य का अलग होता है। मुझे लगता है कि बंगाल में जो भाजपा ने जो एक शैली का इस्तेमाल किया है, जो एक उसकी पिच और पेस है जो संवाद की, उसको लेकर के देखना ये होगा कि क्या बंगाल में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी बहुसंख्यक जो बंगाली स्पीकिंग हिंदू है वो उस पर कितना ज्यादा प्रभावित होते हैं और उस पर उनका क्या राय आती है, और ये राय बहुत साफ होगी। और मुझे लगता है कि भाजपा को बिल्कुल राजनीतिक तौर से बढ़ोतरी मिलेगी। हाँ, इस पोजीशन में कि वो सरकार बना सके या नहीं, उसको लेके मुझे संशय है, लेकिन ये बात 4 मई को साफ हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का इस बार वोट बढ़ेगा, बीजेपी की सीट भी बढ़ेगी, लेकिन सरकार बनने लायक की स्थिति में नहीं होगी, ये आपका एनालिसिस है?
ये एक मेरा अपना राजनीतिक आकलन है, क्योंकि देखिए जो भाजपा की वहां पर जो ताकत, देखिए चेहरा चाहिए होता है, चेहरा वहां पर उनके पास कोई विजय जैसा भी नहीं है। जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं वो भी टीएमसी से आए हुए हैं, तो उस तरह का जो पहनापन जो एक उसमें होता है। और ये एक भाषा का, वहां जो बंगला में लोग बोलते हैं, आप जैसे जहांगीर खान को कि बंगला, तो बंगला का प्रभाव होता है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जितने भी अच्छे वक्ता हैं वो कोई बंगला के वक्ता नहीं है। जैसे गुजरात में होता है कि गुजरात में हर जगह का, जहां पे जो हमारे देश की लिंग्विस्टिक स्टेट है, वहां जो भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये तमाम चीजें हैं। वो बंगाली अस्मिता का मुद्दा तो ममता बनर्जी उठा ही रही है। अब देखना ये होगा, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन 142 सीटों पर जनता क्या जनादेश देती है, क्या परिवर्तन होता है, या फिर सत्ता में टीएमसी बरकरार रहती है। बहुत शुक्रिया हुसैन आपका भी, ओंकार आपका भी, रशीद जी आपका भी।